हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू कवर अनदर इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ योर सीए इंटर ऑडिट, जो कि है ऑडिट ऑफ ब्रांच ऑफिस अकाउंट्स। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये है तो बिल्कुल छोटा सा टॉपिक, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है। 3 से 4 नंबर का डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है और इसमें इतने माइन्यूट से बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो केस सिनेरियो में भी आपसे पूछे जा सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं ऑडिट ऑफ ब्रांच ऑफिस अकाउंट्स। तो देखिए सेक्शन 128 सबसेक्शन 1 ऑफ द कंपनीज एक्ट बात करता है कि हर एक कंपनी को एवरी कंपनी शेल, यानी मैंडेटरी है, शेल प्रिपेयर एंड कीप एट इट्स रजिस्टर्ड ऑफिस, यानी हर एक कंपनी को प्रिपेयर भी करने हैं और कीप करने हैं जितने भी क्या चीज उसके बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैं, अदर रेलिवेंट बुक्स हैं, पेपर्स हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है, हर एक जो फाइनेंशियल ईयर के कहाँ पर कीप करने हैं, ध्यान से समझिएगा, एट इट्स रजिस्टर्ड ऑफिस, यानी उस कंपनी का जो रजिस्टर्ड ऑफिस, जो कंपनी ने आरओसी के पास जो भी एड्रेस रजिस्टर्ड ऑफिस की तरह रजिस्टर करवाया है, तो उस कंपनी के सारे बुक्स ऑफ अकाउंट, सारे रेलिवेंट पेपर, फाइनेंशियल स्टेटमेंट उस रजिस्टर्ड ऑफिस पे उस कंपनी को मेंटेन करने हैं, कीप करने हैं। तो ये ध्यान से समझिएगा। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हर एक कंपनी को अपने रजिस्टर्ड ऑफिस पे ये सारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स, पेपर, फाइनेंशियल स्टेटमेंट रखने हैं, कीप करने हैं। अब किस तरीके से बुक्स ऑफ अकाउंट्स प्रिपेयर होने चाहिए, जो कि ट्रू एंड फेयर व्यू प्रेजेंट करे, है ना। और इसके अलावा बुक्स ऑफ अकाउंट शैल बी केप्ट ऑन द अक्रूवल बेसिस पे, डबल एंट्री सिस्टम पे होनी चाहिए। तो ये बेसिक सी बात है। इसी तरीके से फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बुक्स ऑफ अकाउंट्स प्रिपेयर होते हैं। तो देखिए अब ये चीज, इसके अलावा क्या है, फर्स्ट पॉइंट में जैसे बात की गई कि रजिस्टर्ड ऑफिस पे कीप किए जाने चाहिए, रखे जाने चाहिए। तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि दूसरे प्लेस पे, यानी रजिस्टर्ड ऑफिस के अलावा किसी जगह पे कंपनी अपने बुक्स ऑफ अकाउंट या कुछ रेलिवेंट पेपर रख सकती है? तो हाँ, बिल्कुल पॉसिबल है। तो इसके ऊपर क्वेश्चन जैसे बन सकता है। तो अगर हाँ इसका आंसर होगा यस, तो इट में बी नोटेड दैट ऑल, यानी सारे के सारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स या कुछ रेलिवेंट बुक्स ऑफ अकाउंट्स है, कुछ रेलिवेंट पेपर्स है, मे बी केप्ट एट सच अदर प्लेस, लेकिन इन इंडिया। स्टूडेंट्स, इसके ऊपर क्वेश्चन बन सकता है कि जैसे जो कंपनी के बीओडी हैं वो आउट ऑफ इंडिया कुछ रेलिवेंट पेपर्स रखना चाहते हैं, तो इज इट पॉसिबल? तो दिस इज नॉट एट ऑल पॉसिबल। कंपनी चाहे तो किसी दूसरे प्लेस पे अदर देन द रजिस्टर्ड ऑफिस रख सकती है, लेकिन केवल इन इंडिया, इंडिया में ही आप किसी दूसरे शहर में, किसी दूसरे स्टेट में कुछ रेलिवेंट पेपर्स आप रख सकते हो अदर देन द रजिस्टर्ड ऑफिस। बाकी आउटसाइड इंडिया आप मेंटेन नहीं कर सकते। तो ये आपको छोटे छोटे कीवर्ड्स बिल्कुल ध्यान में रखने हैं। इन इंडिया आप कहीं पे भी रख सकते हो एज दी बीओडी, लेकिन इसमें भी कुछ कंडीशन है, ध्यान से समझिएगा। जैसा भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में डिसाइड, यानी उस कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जिस भी प्लेस का डिसाइड कर सकते हैं, लेकिन विद इन इंडिया की बात कर रही है। और वेयर सच डिसीजन इज टेकन, यानी जो भी बीओडी ने डिसाइड किया है, फॉर एग्जांपल वो रखना चाहते हैं राजस्थान में, उनकी कंपनी रजिस्टर है, वो दिल्ली में कहीं पे रखना चाहते हैं अपने बुक्स ऑफ अकाउंट या कुछ रेलिवेंट पेपर्स, तो अगर बीओडी ने ऐसा डिसाइड किया है, तो वो इस डिसीजन को, द कंपनी शेल, यानी मैंडेटरी है, उस डिसीजन के 7 दिन के अंदर अंदर फाइल विद द रजिस्ट्रार, यानी उसके रजिस्ट्रार के पास वो नोटिस देगी इन राइटिंग में, गिव सच फुल एड्रेस, यानी उस पर्टिकुलर दिल्ली में भी वो कहाँ पे अपने, है ना, बुक्स ऑफ अकाउंट्स उस कंपनी के रेलिवेंट पेपर्स रखना चाहते हैं, तो वो उसका फुल एड्रेस आरओसी के पास विद इन 7 डेज, ध्यान से समझिएगा, जैसे ही उन्होंने बीओडी ने डिसीजन लिया है, जिस मीटिंग में लिया है, तो उसके 7 दिन के अंदर अंदर वो आरओसी को रिटन में एक नोटिस देगी, फाइल करेगी इन राइटिंग में, कि वो अदर फुल एड्रेस जहाँ पे वो अपने रेलिवेंट बुक्स ऑफ अकाउंट्स कुछ पेपर्स रख रही है, तो उस पर्टिकुलर प्लेस का फुल एड्रेस क्या है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। तो इधर अपना कीवर्ड था इन इंडिया, यानी इंडिया में ही किसी दूसरी जगह पे जैसा भी बीओडी ऑफ द कंपनी चाहें तो बिल्कुल रख सकते हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है। अब नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट, सेक्शन 128 सबसेक्शन 2 बात करता है डीमिंग प्रोविजन की, वेरी इंपॉर्टेंट, कि अगर किसी कंपनी की कोई ब्रांच ऑफिस है, अब वो ब्रांच इंडिया में भी हो सकती है और आउटसाइड इंडिया भी हो सकती है, तो इस रिस्पेक्ट में वो ब्रांच ऑफिस के रिस्पेक्ट में जो ब्रांच से मान लिया जाएगा कि उस जो ब्रांच ऑफिस ने प्रॉपरली कंप्लाई कर लिया है किस चीज से, सेक्शन 128 सबसेक्शन 1 जो हमने पिछली स्लाइड्स में पढ़ा, कि उसमें क्या था कि हर एक कंपनी को जो अपने रजिस्टर्ड एड्रेस पे, अपने रजिस्टर्ड एड्रेस पे सारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, बुक्स ऑफ अकाउंट्स, रेलिवेंट पेपर्स मेंटेन करने होते हैं। तो ये मान लिया जाएगा कि इस ब्रांच ऑफिस ने इस सेक्शन के साथ कंप्लाई कर लिया है, तो ये डीमिंग प्रोविजन है, तो इट शैल बी डीम्ड, ऐसा मान लिया जाएगा। लेकिन कब मान लिया जाएगा? अगर ये 2 कंडीशन कंप्लाई करती है वो ब्रांच ऑफिस। पहली क्या कंडीशन है कि इफ द प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स रिलेटिंग टू द ट्रांजैक्शन, यानी उस ब्रांच से रिलेटेड की जितनी भी ट्रांजैक्शन है, उन ट्रांजैक्शन के जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स है वो प्रॉपरली कीप किए गए हैं एट दैट ऑफिस, यानी उस ब्रांच ऑफिस ने अपने ऑफिस पे उसके ट्रांजैक्शन से रिलेटेड सारे प्रॉपरली बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन किए गए हैं और उसके ब्रांच ऑफिस पे ही वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स रखे हुए हैं। एंड जो भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स है उसकी जो प्रॉपर समरी है, समराइज रिटर्न पीरियोडिकली, यानी उस जो भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स है उस ब्रांच के, वो उसकी प्रॉपर समरी रिटर्न पीरियोडिकली, यानी टाइम टू टाइम अपनी हेड ऑफिस को भेज रहा है, जो भी उसकी कंपनी है उसको वो भेज रहा है एट इट्स रजिस्टर्ड ऑफिस। यानी इसमें देखिए वापस मैं बता रही हूँ कि सेक्शन 128 सबसेक्शन 2 डीमिंग प्रोविजन के रिस्पेक्ट में बात करता है, यानी जो भी कंपनी की ब्रांच ऑफिस है, तो उस ब्रांच ऑफिस के रिस्पेक्ट में ऐसा मान लिया जाएगा कि उस ब्रांच ऑफिस ने सेक्शन 128 सबसेक्शन 1 के प्रोविजन को कंप्लाई कर लिया है,
कब मान लिया जाएगा कि अगर तो वो अपने ऑफिस पे यानी ब्रांच ऑफिस अपने ऑफिस पे चाहे वो इंडिया में हो या आउटसाइड इंडिया हो प्रॉपरली बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन कर रही है, जो भी वो ट्रांजेक्शन कर रही है। दूसरी चीज, उस बुक्स ऑफ अकाउंट्स की प्रॉपर समराइज्ड रिटर्न पीरियोडिकली वो अपनी कंपनी को भेज रही है, अपनी कंपनी के रजिस्टर्ड ऑफिस पे भेज रही है, तो ये डीमिंग प्रोविजन अप्लाई हो जाएगा और मान लिया जाएगा कि वो ब्रांच भी सेक्शन 128 सबसेक्शन 1 की प्रोविजंस को प्रॉपरली कंप्लाई कर रही है। अब देखिए स्टूडेंट्स, अभी तक हमने पढ़ा कि कंपनी को किस अकॉर्डिंग बुक्स ऑफ अकाउंट्स कहाँ पे मेंटेन कर सकती है, प्रिपेयर कैसे करने हैं उसको, और ब्रांच ऑफिस के रिस्पेक्ट में क्या प्रोविजंस हैं। तो अब हमारी बात होती है कि ये ऑडिट का सब्जेक्ट है, तो इसमें ऑडिटर की ड्यूटीज और पावर्स क्या होंगी। अब देखिए इस रिस्पेक्ट में सेक्शन 143 सबसेक्शन 8 बात करता है। तो सबसे पहले जो बात होती है, वेयर द कंपनी हैज अ ब्रांच ऑफिस इन इंडिया की बात हो रही है, द अकाउंट्स ऑफ द ऑफिस यानी ब्रांच ऑफिस शेल बी ऑडिटेड बाय द ईदर। अगर उस जो ब्रांच ऑफिस है किसी कंपनी का वो इंडिया में ही है, तो ऑडिटर अपॉइंटेड फॉर द कंपनी, तो कौन उसकी ऑडिट कर सकता है, ध्यान से समझिएगा। उस ब्रांच ऑफिस की ऑडिट की बात हो रही है कि अगर किसी कंपनी की कोई ब्रांच है जो इंडिया में है, तो उस ब्रांच ऑफिस के अकाउंट्स किसके द्वारा ऑडिटेड होंगे वो बात हो रही है। तो यहाँ पे दो ऑप्शन है, द ऑडिटर अपॉइंटेड फॉर द कंपनी यानी जो कंपनी यानी हेड ऑफिस कंपनी हेड कंपनी का ऑडिटर है वो उसकी ऑडिट कर सकता है, तो ये है इन इंडिया, अगर उसकी ब्रांच भी इन इंडिया में है उसकी बात हो रही है। ठीक है, अब नेक्स्ट यहाँ तो वो कर लेगा, और या फिर अगर वो कंपनी का ऑडिटर है वो नहीं करता है, तो एनी अदर पर्सन क्वालिफाइड फॉर द अपॉइंटमेंट एज द ऑडिटर ऑफ द कंपनी है ना, अंडर दिस एक्ट, अंडर यानी कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग, एंड अपॉइंटेड एज सच अंडर सेक्शन 139 के अकॉर्डिंग। यानी या तो कंपनी का ऑडिटर कर लेगा या फिर जो भी क्वालिफाइड है अपॉइंटमेंट, जो दूसरा पर्सन जो कि प्रॉपरली क्वालिफाइड है फॉर द अपॉइंटमेंट एज द ऑडिटर ऑफ द कंपनी इस कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग, एंड अपॉइंटेड एज अंडर सेक्शन 139 के अकॉर्डिंग जो अपॉइंट हो सकता है, क्वालिफाइड है तो वो अपॉइंट हो जाएगा। एक कब की बात है, जबकि उस कंपनी का ब्रांच ऑफिस जो है इंडिया में ही है। दूसरी बात होती है, वेयर द ब्रांच ऑफिस इज सिचुएटेड इन द कंट्री आउटसाइड इंडिया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट, केस सिनेरियो में या डायरेक्ट क्वेश्चन इसी में बनता है, क्योंकि यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज है। पहली चीज तो हो गई इन इंडिया की बात हमने कर ली। अब ये बात कर रहा है वो ब्रांच ऑफिस है वो आउटसाइड इंडिया है, तो उस ब्रांच ऑफिस का ऑडिट कौन करेगा। तो देखिए, द अकाउंट्स ऑफ द ब्रांच ऑफिस शेल बी ऑडिटेड ईदर बाय यानी दोनों में से एक। पहला कौन है, द कंपनीज ऑडिटर, वही सेम जैसे था कि जो कंपनी के ऑडिट यानी जो हेड ऑफिस की ऑडिट कर रहा है वो सेम ऑडिटर भी कर सकता है। कब की बात हो रही है, जब कंपनी का जो ब्रांच ऑफिस है वो आउटसाइड इंडिया है। और देखिए यहाँ फिर कंपनी का ऑडिटर अगर नहीं करता है तो बाय एन अकाउंटेंट, ये इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान से समझिएगा। बाय एन अकाउंटेंट, इन दोनों में फर्क है। अकाउंटेंट की बात हो रही है बाय एन अकाउंटेंट, और बाय एनी अदर यानी कोई भी अकाउंटेंट, कौन सा अकाउंटेंट अभी हम पढ़ेंगे, और बाय एनी अदर पर्सन ड्यूली क्वालिफाइड टू एक्ट एज एन ऑडिटर ऑफ द अकाउंट्स ऑफ द ब्रांच ऑफिस इन द अकॉर्डेंस विद द, किसके अकॉर्डिंग, पिछले वाले में हमने पढ़ा था कि अंडर दिस एक्ट, जब ब्रांच ऑफिस इंडिया में थी तो कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग जो भी क्वालिफाइड बंदा है वो अपॉइंट हो सकता था एज एन ऑडिटर ऑफ ब्रांच ऑफिस। ठीक है, लेकिन यहाँ पे इन अकॉर्डेंस विद द लॉ ऑफ दैट कंट्री, ध्यान से समझिएगा, दैट कंट्री इसलिए मैंने ये लगाया है, ये दैट कंट्री यानी जिस कंट्री में, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे इंडिया से बाहर की बात हो रही है तो जर्मनी ले लो आप, है ना, दूसरी कोई कंट्री की ले लो, तो उसमें उसके अकॉर्डिंग उस कंपनी के जो भी लॉ बताते हैं उसके अकॉर्डिंग जो उस कंपनी जो उस कंट्री के लॉ बताएंगे, तो उसके हिसाब से जो भी क्वालिफाइड पर्सन होगा या फिर जो भी अकाउंटेंट की डेफिनेशन में आता होगा तो वो भी अपॉइंट हो सकता है एज एन ऑडिटर ऑफ दैट ब्रांच ऑफिस इफ द ब्रांच ऑफिस ऑफ द कंपनी इज सिचुएटेड आउटसाइड द इंडिया। तो यहाँ पे देखिएगा ऑफ दैट कंट्री, तो इसके ऊपर केस सिनेरियो में बन सकता है कि आपको भी इन इंडिया भी दे देंगे कि नई कंपनीज एक्ट की प्रोविजन के अकॉर्डिंग ब्रांच ऑडिटर अपॉइंट होना चाहिए, या फिर दैट कंट्री यानी उस पर्टिकुलर कंट्री के अकॉर्डिंग होना चाहिए। तो यस बिल्कुल वो हो सकता है, अगर ब्रांच ऑफिस आउटसाइड इंडिया है तो उस पर्टिकुलर कंट्री के जो भी लॉस हैं रेगुलेशंस हैं तो उसके अकॉर्डिंग जो एलिजिबल क्वालिफाइड पर्सन है वो भी एज एन ऑडिटर अपॉइंट हो सकता है। तो स्टूडेंट्स ये बहुत छोटा सा टॉपिक था लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो उसको ध्यान से समझिएगा, माइन्यूट से पॉइंट अच्छे से कवर कीजिएगा। तो आई होप आपको समझ में आया हो, एंड फॉर मोर सच कंटेंट प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू सो मच।